हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम क्लास 10th की अम्ल और क्षार चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हम अम्ल क्या होते हैं, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, आर्हेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा, अम्ल और के भौतिक तथा रासायनिक गुण, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो प्लेलिस्ट में हमारे मौजूद हैं। अगर इन सब की टॉपिक से संबंधित कोई भी चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं या चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से आपको कोई भी परेशानी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको सीक्वेंस के साथ प्रत्येक टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी, अलग अलग करके आप उसमें से पढ़ सकते हैं। और कमेंट में करके ज़रूर बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे क्षारों के गुण, जिसमें किसके अंतर्गत भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। ये हमारा भौतिक तथा रासायनिक गुण, ठीक इसी प्रकार अम्ल के भौतिक तथा रासायनिक गुण पिछली वाली वीडियो में हम चर्चा करे थे। उसमें अगर आपको अम्ल को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो फिर वहाँ पर आप देख लीजिए। अगर उसको आप जानते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, हम इसके बारे में देखते हैं। तो क्षारों के अंदर क्या गुण होता है, जिस प्रकार से हमने अम्लों में बताया था कि अम्लों में भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं। अब आपको प्रॉब्लम अगर है कि भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, तो इस चैप्टर 1 केमिस्ट्री, क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का हमारा पहला ही वीडियो देखिए, जिसमें पूरी बढ़िया तरीके से बताया गया है कि भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या होते हैं। फिर भी हम बताते हैं भौतिक गुण क्या होता है, कि जिसमें वस्तुओं की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे पदार्थ की अवस्था जो होती है उसके में कोई परिवर्तन हो जाए, और पदार्थ की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, उनमें अगर कोई परिवर्तन आता है। केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स होती है, केमिकल गुण मीन्स होता है कि जैसे पदार्थ का रंग बदले, उसका संगठन बदल जाए, उसका संरचना में परिवर्तन होता है, तो वो सब रासायनिक गुण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो अम्ल में हम देखेंगे कि पदार्थ जल में विलेय है कि नहीं विलेय है, विलेयता चेक करेंगे। स्पर्श करने के बाद कैसा होता है, किस अवस्था में होता है, ये सब भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं भौतिक तथा रासायनिक गुण में। तो क्षार के भौतिक गुण में हम बात करें तो क्षार के भौतिक गुण में जो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि क्षार अम्ल की तरह, अम्ल जैसे हमने बताया था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, उसी प्रकार क्षार जो होते हैं स्वाद में कसैले और कड़वे होते हैं। तो पहला ये मेरा भौतिक गुण हो गया कि जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कसैला और कड़वा होते हैं। आप चेक करके देख लें, अगर कसैला और कड़वा आवत बा तो समझा कि वो क्षार हवे। ठीक है। दूसरा जो हमारा टॉपिक होता है, वहाँ पर बताया थे कि जो अम्ल होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर के लाल कर देता है था। यहाँ पर जब क्षार को पढ़ेंगे तो क्षार जब उसको क्षारी विलयन में डालेंगे लिटमस पेपर को, तो अगर लाल लिटमस पेपर है तो वो नीला रंग का हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो क्षार है। अगर नीला लिटमस पेपर के हम क्षार में डाल दें तब का हुए, तो अगर नीला लिटमस पेपर के हम क्षार में डाल देवे तो उसका कोई रंग में परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लाल लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन में, क्षारी विलयन में डाल देंगे तो उसका रंग नीला हो जाता है। तीसरी बात जो होती है इसका भौतिक गुण, कि जो हमारे क्षार हैं वो साबुन की समान चिकने होते हैं, साबुन के समान चिकने होते हैं। उनको अगर हम स्पर्श करके देखेंगे तो चिकना लगेगा हमें। और चौथा जो इसका पॉइंट ये होता है कि क्षार के अंदर भी संक्षारण की प्रकृति आ जाती है, अर्थात कागज हो गया, वस्त्र हो गया, शरीर हो गया, मानव शरीर की त्वचा होती है, उस पर अगर पड़ने के बाद उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको नष्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। फिर भी हम कहें तो इनकी संक्षारक जो क्षमता होती है वो अम्लों की तुलना में कमज़ोर होती है। जितना अम्लों के अंदर संक्षारण की प्रकृति आ जाती है, चीज़ों को नष्ट करने की क्षमता होती है, उसकी तुलना में तब भी यहाँ पर जो क्षार होते हैं उनमें कम पाया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर हम पूरे पॉइंट्स को नोट कर दे रहे हैं 1 बाय 1 करके, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर है कि क्षार
स्वाद में कसैले और कड़वे होते हैं, और कड़वे होते हैं। ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। हमारा दूसरा पॉइंट है क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, क्षार साबुन के समान चिकने होते हैं, साबुन के समान मुलायम होते हैं, कह सकते हैं, या चिकने होते हैं। ठीक है, ये मेरा तीसरा पॉइंट हो गया। और हमारा जो चौथा इसका गुण है, क्षार में भी संक्षारण का गुण पाया जाता है। संक्षारण का गुण पाया जाता है। क्षार में भी संक्षारण का गुण पाया जाता है, परंतु इनकी संक्षारकता अम्ल की तुलना में कम होती है। अम्ल की तुलना में कम होती है। ये हो गया, हमने नोट कर दिया कि अम्लों में क्या भौतिक गुण होते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप वैसे ही नोट्स बना सकते हैं। परीक्षा में अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो नोट्स में इस तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी होता है, पॉइंट वाइज। जो अगला हमारा टॉपिक है, यहाँ पर रासायनिक गुण के लिए होने वाला है, क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं। तो अगला जो मेरा टॉपिक है वो रासायनिक गुण के लिए है। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण के लिए हमारा टॉपिक है कि उनमें कौन कौन से रासायनिक गुण पाए जाते हैं। तो हम देखें कि वहाँ पर अम्ल में जब पढ़ाए थे तो अम्ल में पढ़ाते समय मेरा पहला हेडिंग था कि धातुओं से अभिक्रिया, अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया। यहाँ पर भी जो हमारा टॉपिक पहला है वो है धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया, वहाँ का जो पहला टॉपिक था उसमें था धातुओं की अभिक्रिया। यहाँ पर की जो हमारा टॉपिक है वो भी है धातुओं से अभिक्रिया। अच्छी बात यह है कि वहाँ पर हम कहे थे कि जब अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी है कि जब क्षार हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं, क्षार धातुओं से अभिक्रिया करेंगे तब भी वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो एक कॉमन चीज़ है, समझने वाली चीज़ है कि चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, अगर वो धातु से अभिक्रिया करेगा तो दोनों में ही हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। यहाँ पर इस बात को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम आगे रिएक्शन देखते हैं कि किस प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं और कैसे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे हमारे पास एक सिंपल सा उदाहरण है, यहाँ पर Zn है एक धातु, Zn धातु की अभिक्रिया हम NaOH से करा रहे हैं, NaOH से करा रहे हैं। ये क्या होता है, एक प्रबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसकी अभिक्रिया जिंक से कराई जाती है तो हमें पता है कि पहले ही बता दिया गया कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अगर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पर है,
तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है। हाइड्रोजन में यहाँ से निकलेगा तो हमेशा जब भी हाइड्रोजन निकलता है तो अणु के रूप में, कभी H अकेले नहीं निकलता है, 2 हाइड्रोजन निकलेगा और दोनों हाइड्रोजन मिलके अणु बनाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमें तो भैया 2 हाइड्रोजन चाहिए, एक खनिज सामने आने वाला ही है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन कैसे हमका मिली, इसका देखते हैं कि 2 हाइड्रोजन हम कहाँ खोजेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा दें। जैसे ही यहाँ पर 2 लगाएंगे तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा। जैसे ही 2 हाइड्रोजन होगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्लस, इतने से थोड़ी हो जाएगा, अब आगे बनना पड़ेगा। यहाँ पर 2 सोडियम है तो हमारा बन जाता है Na2 और ये जिंक Zn और साथ में ये ऑक्सीजन बनता है, ये साथ में ऑक्सीजन बनता है, यहाँ पर आता है। तो ये हो गया हमारा ये यौगिक। ये एक प्रकार का लवण होता है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर क्षार की अभिक्रिया धातुओं से कराई जाए तब भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, अम्लों की अभिक्रिया धातुओं से कराई जाए तब भी हाइड्रोजन गैस मुक्त ही होगी। दोनों चीज़ें सेम हैं। वहाँ पर भी लवण प्राप्त होता था, यहाँ पर भी लवण प्राप्त होता है। ठीक है, हमारा इसमें का जो दूसरा टॉपिक होने वाला है, हमारा होने वाला है वह अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड दूसरा टॉपिक है, अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया। तो ये अधात्विक ऑक्साइड क्या होते, पहले एक जाना कि अधात्विक ऑक्साइड क्या होते। अगले वीडियो में आया था कि धात्विक ऑक्साइड, हमने कहा था अगर धातुओं के साथ ऑक्सीजन लगा है तो धात्विक ऑक्साइड है, अधातुओं के साथ अगर ऑक्सीजन लगा है तो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं। तब आप समझेंगे कि धात्विक और अधात्विक, कब वो धात्विक ऑक्साइड होगा। तो धातुओं की पहचान हम कैसे करेंगे, तो आपको सिंपल में है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जो भी तत्व ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं धातु। नॉर्मली अगर एक सिंपल कोड की तरह समझें तो जो धातुएं होती हैं उसके लास्ट में यम आता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब होते हैं। कुछ अपवाद भी होते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि यम के अलावा सभी कुछ नहीं हो जाएंगे धातुएं, लेकिन ये समझने के लिए यम आती है तो ये धातुएं हैं। और अगर अन आती है, अन, तो उसको हम अधातु में लगभग माना जाता है। अब कहेंगे अन वाला सर क्या होता है, कहते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, लास्ट में सब अन आ रहे हैं, क्लोरीन हो गया, अन आए या इन आए, तो वो हमारा जो होता है ये सभी अधातु हो जाते हैं। और अम यम अगर आ रहा है तो उसको हम कहते हैं धातु है। यम के स्थान पर आप यम अम भी यूज कर सकते हो, अलग अलग हो जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, बहुत सारी धातुएं होती हैं जो इसी पे इंड होती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो धातुएं होती हैं। और अगर अन से स्टार्ट हो रही हैं तो उसको हम अधातु की श्रेणी में रख देते हैं। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि कौन धातुएं होती हैं और कौन अधातुएं होती हैं। ठीक है भाई लोग, तो इससे आप पहचान कर सकते हैं, लेकिन ये 100% नहीं है कि अगर ये नहीं हुआ तो आप कह देंगे धातुएं अधातुएं। एक जनरल सा तरीका है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हेडिंग था अधात्विक ऑक्साइड। अब अधातु कैसे हो गए, जैसे हमारा नाइट्रोजन हो गया, उसका ऑक्साइड हो जाता है। अब अपवाद के रूप में कहें तो कौन सी अधातु ऐसी है जिसमें नहीं आता है, जैसे हम
ये हमारा आर्गान होता है उसमें ऑन आ रहा है तो उसको भी शामिल कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा अब देखिए जैसे मेरा कार्बन हो गया, कार्बन एक अधातु है, अधातुओं के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, अधातुओं के साथ अगर मेरा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो वो हमारा अधात्विक ऑक्साइड हो जाएगा। जैसे हमारा C हो गया, C के साथ ऑक्सीजन लग जाता है तो CO बन जाता है जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। CO2 लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब जैसे हम हीलियम की बात करते हैं, हीलियम में ये आ रहा है, अब ये उदाहरण में देख लें, जैसे हीलियम में ये आ रहा है, ये हीलियम की इसके अंतर्गत आ रहा है हीलियम, लेकिन हीलियम फिर भी धातु नहीं है, हीलियम अधातु की श्रेणी में रखा जाता है जो कि अपवाद के रूप में हम लिख सकते हैं। तो आप ऐसे इसमें समझते रहिए, हम आगे की टॉपिक देखते हैं। धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, तो जैसे मेरा कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन का योग हो जाए CO2 बन जाएगा तो ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहा कि अधात्विक ऑक्साइड, ये अधातु है, उसका ऑक्साइड ऑक्सीजन लग गया तो अधात्विक ऑक्साइड बन गया। इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं किसी क्षार से, जैसे इसकी अभिक्रिया हम CaOH से करा दें। जैसे ही इससे अभिक्रिया हो जाएगी तो आपको पता है क्या बनने वाला है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर और 2 ऑक्सीजन है, जिनमें से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर एक साथ में ये लोग H2O बना लेते हैं। और आगे क्या बनेगा, ये देखिए Ca और यहाँ पर O बचा है, CaO, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन जाकर यहाँ पर लग जाएगा तो CO3 बन जाएगा। ये ऑक्सीजन यहाँ पर चला जाएगा तो CO3 बनेगा, फिर Ca और CO3 आपस में मिलाकर बन देंगे कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये हमारा बन गया। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हमारा बन गया जल। तो मतलब हमें पता चल गया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाएगी तो हमें हमेशा एक कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा और साथ में जल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें समझने वाली बात है, इसको हम लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसके अलावा तीसरा हमारा टॉपिक क्या होता है, तीसरा हमारा टॉपिक है अम्लों से अभिक्रिया। इसका जो अगला रासायनिक गुण है वो है अम्लों से अभिक्रिया। क्या होता है जब अम्लों से अभिक्रिया, एक बहुत अच्छी अभिक्रिया होती है अम्लों से अभिक्रिया। आगे यही अभिक्रिया सेम इसी तरीके से उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे ना। तो इसमें होता क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि अम्लों की अभिक्रिया किससे कराएंगे, क्षारों का रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, क्षारों से कराएंगे। ला भैया, एक तरफ अम्ल खट्टा वाला, एक तरफ कसैला वाला, तो का हुई वाला बतावा। जब एक तरफ से अम्ल मिलते हैं, एक तरफ से क्षार मिलते हैं, दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो क्या होगा, अगर 2 पावरफुल लोग आपस में टकराए जाएंगे तो क्या हुए, दोनों लोग खत्म हो जाएंगे। अगर एक पावरफुल आदमी होता है और एक नॉर्मल आदमी उससे टकराता है तो पावरफुल आदमी उसको रोकते हुए निकल जाता है। या फिर एक तरफ दोनों 2 बल बराबर लग रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। अगर एक बल ज़्यादा लगता है, एक बल कम लगता है तो उसको खींचते हुए लेकर चला जाएगा। सेम पोजीशन यहीं पर होती है कि अगर अम्ल भी उधर है, खट्टा एक अलग है, क्षार यहाँ पर अलग है, दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, एक नया पदार्थ बनते हैं जो न तो अम्लीय हो जाता रहता है और ना ही वो क्षारीय रहता है। तो इस प्रकार से हमें यौगिक प्राप्त हो जाता है जिसको हम लवण कहते हैं, साथ में हमें जल मिलता है। और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमें काफ़ी मात्रा में ऊष्मा भी मुक्त होती है। जैसे हम कह दें कि अम्ल की क्षार से अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है या ऊष्मा मुक्त होती है।
ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे यहाँ पर कहें कि हमारा एक HCl एक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया एक हम सबसे प्रचलित जो क्षार है CaOH से करा देते हैं। तो सबको पता है कि यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। पीछे वाली वीडियो में बताया था द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पर HOH के साथ जुड़ जाएगा और NaCl के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका H प्लस और OH माइनस, प्लस हमेशा माइनस के साथ, यहाँ पर प्लस हमेशा माइनस के साथ। तो Na के साथ Cl लगेगा तो भाई NaCl यहाँ पर बन जाएगा और साथ में OH के साथ H लग जाएगा, तो ये हमारा H2O बन गया। ये सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं साधारण नमक है, साधारण नमक है, और ये हमारा जल मुक्त हो गया। ये साथ में हमने कहा कि ऊर्जा मुक्त होती है, साथ में हमने कहा कि ऊर्जा मुक्त होती है। अब कहेंगे भैया कितना ऊर्जा मुक्त होती है, क्या बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है कि थोड़ी बहुत ही ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर जो अभिक्रिया है वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच में होती है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो वहाँ पर जो ऊर्जा मुक्त होने वाली है वह 13.7 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। अगर अभिक्रिया प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल के बीच में हो रही है तो 13.7 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अब कहेंगे कि अगर प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से ना हो और किसी से हो जाए, तो अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से ना हो करके अन्य किसी से हो जाए, जैसे प्रबल अम्ल हो गया दुर्बल क्षार से हो जाए, प्रबल क्षार हो गया दुर्बल अम्ल से हो जाए, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से हो जाएगा, तो हमेशा 13.7 किलो कैलोरी प्रति मोल से कम ऊर्जा प्राप्त होगी, कम ऊर्जा प्राप्त होगी। कहने का मतलब यहाँ पर साफ है कि हमें 13.7 किलो कैलोरी तभी हमको प्राप्त होने वाली है जब दोनों अम्ल और क्षार दोनों ही प्रबल हों, तभी ऐसा होगा। इस अभिक्रिया को हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को एक काफ़ी चर्चित अभिक्रिया होती है, इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल भी अपना पावर खो देता है और क्षार भी अपना पावर खो देता है और दोनों लोग उदासीन हो जाते हैं, न तो अम्लता रह जाती है न तो क्षारकता रह जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट आज की क्लास का है। इतना हमने यहाँ पर पढ़ लिया है कि अम्ल क्षारों के अंदर क्या क्या केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अगर भाई लोग यहाँ से अगर किसी टॉपिक से आपको अब भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। इसके बाद आप कौन सा फिजिक्स में चैप्टर चाहते हैं या फिर केमिस्ट्री का या फिर बायोलॉजी का कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और हमें भी पता चले कि आपकी कौन सी वीडियो की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और दूसरे को भी खुश रखिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।